ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खास खबरों पर। मोदी सरकार के विरोधियों ने आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने को लेकर उस पर हमला बोला। तेल कीमतें कम होने के बावजूद दाम बढ़ाने को कांग्रेस ने जहां आर्थिक आतंकवाद बताया, तो वहीं दूसरे दलों ने कहा कि ये सरकार दिन ब दिन महंगाई बढ़ाती जा रही है। उधर बीजेपी ने इनके जवाब दिए। विरोधी राजनीतिक दलों ने आज पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। सरकार ने बीती रात से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं। पेट्रोल में 3 रुपए 13 पैसे और डीजल में 2 रुपए 71 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिसे लेकर कांग्रेस ने आज एनडीए सरकार पर मोर्चा खोला। पार्टी नेता मनीष तिवारी ने करारा प्रहार करते हुए कहा कि साल 2008 में जब यूपीए ने ईंधन की कीमतें बढ़ाई थी, तब बीजेपी ने उसे आर्थिक आतंकवाद करार दिया था। तो अब मोदी सरकार क्या कर रही है? I remember in the May of 2008 when oil prices were almost touching, crude oil prices were almost touching $140 a barrel. The UPA government was compelled to increase prices. The then BJP termed it as economic terrorism. Today, when crude oil prices are prevailing at an all-time low and you are increasing petrol and diesel prices every week, is this not economic terrorism? सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का हवाला देकर ये कदम उठाया है। हालांकि इससे आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ना तय है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा कि पिछले 15 दिनों में 2 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना जनता के लिए ठीक नहीं। 15 दिन के अंदर 7 रुपए 9 पैसे पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया गया, 5 रुपए 8 पैसे डीजल का दाम बढ़ा दिया गया। डीजल सीधे तौर पे अगर आप डीजल का दाम बढ़ाते हैं तो हर चीज की महंगाई बढ़ती है, इसलिए ये फैसला पूरी तरह से महंगाई को देश में बढ़ाने वाला है। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपना बचाव करते हुए कहा कि सरकार का अब कीमतों पर नियंत्रण नहीं है, क्योंकि इसे डीरेगुलेट कर दिया गया है और अब ये बाजार की चाल पर निर्भर करता है। See, petrol and diesel prices are deregulated prices. The government has no control over them, and they depend on the international markets prices. Depending on these two factors, the decision has been taken by the oil companies, and as far as the petrol prices are concerned, during the tenure of this government, the petrol prices have been reduced 11 to 12 times, which was a substantial reduction. वहीं सोशल मीडिया पर आम लोगों ने भी मोदी सरकार को कोसा और कहा कि 1 साल पूरे होने पर उन्हें काफी अच्छा तोहफा मिला है। अब खबर भूकंप से जुड़ी। भूकंप प्रभावित नेपाल में आज एक बार फिर आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। भूकंप के इन झटकों की तीव्रता रिश्टर स्केल पर 5.7 नापी गई। वहीं भारत के उत्तरी राज्यों में भी ये झटके महसूस किए गए। हालांकि अच्छी खबर ये है कि आज के भूकंप से किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भारत और नेपाल में भूकंप के झटके लगातार महसूस हो रहे हैं। शनिवार की शाम एक बार फिर नेपाल, यूपी और बिहार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र नेपाल के रामेछाप से 24 किलोमीटर उत्तर में जमीन से करीब 10 किलोमीटर अंदर बताया जा रहा है। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.7 बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक बिहार के कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल और सहरसा के साथ यूपी के कुशीनगर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं बिहार की राजधानी पटना में भी आफ्टर शॉक ने सबको हिलाकर रख दिया और लोग डरे सहमे नजर आए। अपने ऑफिस में 4th फ्लोर पे बैठा हुआ था, उसी समय हमको कुर्सी पे बैठे हुए थे, हेलमेट थोड़ा सा हिला। हेलमेट जब हिला तो हमको लगा भूकंप, तब नीचे आए, नीचे आके सामने आके दूर में आके खड़ा हो गए। तो उसके बाद देखे कि बिल्डिंग देख रहे थे कहीं क्रैक तो नहीं हुआ, तो वहाँ पर हमको नजर गया। नजर जाने के बाद थोड़ी देर में गिर गया। भारत में पिछले 1 महीने में भूकंप का यह चौथा बड़ा झटका था। भूकंप का पहला झटका 25 अप्रैल को आया था। इससे भारत और नेपाल के कई राज्य पूरी तरह से हिल गए थे। इसका भी केंद्र नेपाल में था, जहां इससे भारी तबाही मची थी और हजारों जानें गईं। हालांकि आज के झटकों से नेपाल और भारत में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसने लोगों में एक बार फिर खौफ जरूर पैदा कर दिया। अभी कम से कम 2 या 3 मिनट तो लगातार ऐसा लगा कि अभी भी कुछ ऐसा लग रहा है, जैसा अभी जैसे बोल रहे हैं लोग। हम लोग के साथ सभी लोग काम कर रहे थे, सभी स्टाफ, और अचानक से मतलब धीरे धीरे एक तेज होता गया ये फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद फिर हम लोग सब सारे लोग
नीचे की तरफ भागे। पिछली बार नेपाल में आए भूकंप के कारण मरने वालों की संख्या अब तक 8,460 तक पहुंच गई है। नेपाल के गृह मंत्रालय ने मरने वालों की संख्या की पुष्टि की है। वहीं बिहार में 70 और यूपी में 20 लोगों की मौत की सूचना है। अब बात वॉल स्ट्रीट की। अमेरिकी बाजारों के लिए आखिरी कारोबारी दिन सुस्ती वाला साबित हुआ। उम्मीद पर खरे नहीं उतरे आर्थिक आंकड़ों का कारोबारों पर कमजोर असर पड़ा, जिसके चलते प्रमुख बाजारों में से 2 बाजार ही बढ़त बनाकर बंद हो पाए। मिले जुले आर्थिक आंकड़ों के बाद आखिरी कारोबारी सत्र में अमेरिकी बाजारों में हल्की सुस्ती नजर आई। शुक्रवार को अमेरिकी मार्केट में नैस्डैक के अलावा डाउ जोन्स और S&P 500 दोनों में बढ़त देखने को मिली। इनमें से S&P 500 लगातार दूसरे सत्र में रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल करने में कामयाब हुआ। हालांकि तीसरा प्रमुख बाजार नैस्डैक 0.05% की कमजोरी के साथ बंद हुआ। शुक्रवार को जहां डाउ जोन्स 0.11% मजबूत होकर 18,272.56 पर बंद हुआ, तो वहीं S&P 500 0.08% चढ़कर 2,122.73 पर पहुंच गया, जबकि नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स में 0.05% की गिरावट रही और ये 5,048.29 पर बंद हुआ। वहीं इस पूरे कारोबारी हफ्ते की बात करें तो इस दौरान S&P 500 ने 0.3%, डाउ जोन्स ने 0.4% और नैस्डैक ने सबसे ज्यादा 0.9% तक की ऊंचाई हासिल की। फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी और ब्रदरहुड के कई आरोपियों को मिली फांसी की सजा। कोर्ट में सुनवाई के बाद ग्रैंड मुफ्ती को भेजी जाएगी फाइल। और 1 साल के अंतराल के बाद भी भारत पाक व्यापारियों की बैठक। चकांदा बाग में जुटे दोनों देशों के कई कारोबारी, समस्याएं सुलझाने पर हुई चर्चा।